हेलो व्यूअर्स, इस दीपक हियर। हमने हमारा लास्ट वीडियो जो था उसमें टॉपिक नंबर 6 कंप्लीट किया था। ठीक है, टॉपिक 6 जो था वो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके हमने थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए थे, है ना। लगभग शायद एक या दो से तीन वीडियो में हमने उसके क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, है ना। उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपन ने बना रखी है। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके और वो उसका पूरा देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन हमने करे, है ना, विद थ्योरी पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा अध्याय 7 या फिर कहें टॉपिक नंबर 7, है ना। ये रहेगा हमारा टॉपिक नंबर 7। टॉपिक 7 रहेगा हमारा असमीकाएं या इनइक्वेलिटीज। इससे पहले हमने इक्वेलिटी का साइन यूज में लिया था। आज वाले टॉपिक से हम इनइक्वेलिटीज पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखो, इसने बोला है कि मान लीजिए ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ए माइनस बी ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि ए बी से छोटी है, और इसे क्या लिखेंगे हम, ए लेस देन बी लिखेंगे। ठीक है, यदि ए माइनस बी धनात्मक है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ए बी से बड़ी है, और इसे कैसे लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका बताया इसने अभी तक, है ना, कि अगर ए माइनस बी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, और ए माइनस बी क्या है, नेगेटिव है, तो ए क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद बोल देखो, इसने यहाँ इसने लिखा है कि अंतराल। अंतराल निम्न 4 प्रकार के होते हैं, है ना। 4 प्रकार के अंतराल डिफाइन होते हैं अपने। पहला अंतराल है जैसे खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं, तब समुच्चय x बिलोंग्स टू r एक समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स। कैपिटल आर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये कर रहा है आपका रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, रियल नंबर्स। तो x की वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक को क्या कहते हैं, खुला अंतराल कहते हैं। और इसे छोटे ब्रैकेट में a कोमा b या ऐसे उल्टा वाला ब्रैकेट है ये। ठीक है, बड़े ब्रैकेट का उल्टा वाला ब्रैकेट से निरूपित करते हैं, तथा इसे वास्तविक रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ए पर भी क्या है, यहाँ ओपन इंटरवल है, और बी पर भी क्या है, ओपन इंटरवल। यानी ए और बी इज नॉट इंक्लूडेड बट आल ए से बी के बीच की सभी संख्याएं, आल नंबर्स ऑफ बिटवीन ए एंड बी आल आर इंक्लूडेड। यानी कि जो ये बीच के नंबर्स हैं सारे इंक्लूडेड हैं इस वाले अंतराल में, है ना, खुले वाले अंतराल में, पर ए और बी शामिल नहीं है। अब इस ये वाला जो इंटरवल लिखा है ना इसने, इसमें ए एंड बी डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, जो भी इसने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बंद अंतराल या कहें क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें लिखा है कि मान लीजिए ए बी क्या है, वापस से वास्तविक संख्या है, तब समुच्चय x बिलोंग्स टू r, जहां पर x की वैल्यू क्या है, a से b के मध्य में है, और जहां पर a भी शामिल है और b भी शामिल है, को बंद अंतराल कहते हैं। और इसे a, b से निरूपित करते हैं, तथा वास्तविक संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित करेंगे। वास्तविक संख्या रेखा, ये इधर क्या हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी, और इधर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर इस बार क्या है, a भी क्या है शामिल है, और b भी क्या है अंतराल में शामिल है, यानी कि a एंड b आल्सो रिलेटेड टू इंटरवल। ठीक है, ये हो गया हमारे खुला और बंद अंतराल। उसके बाद देखो खुला बंद अंतराल, पहला तो था पूरा खुला, दूसरा था पूरा बंद, अब है खुला और बंद, यानी कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड मान लो दोनों का। मान लीजिए ए तथा बी दो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तब समुच्चय x बिलोंग्स टू r वेहर x बिलोंग्स टू a ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b को क्या कहते हैं, खुला बंद अंतराल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, ये खुला है, और यहाँ पर कैसा है, बंद है। खुला और बंद दोनों प्रकार से है, तो खुला बंद अंतराल बोल देंगे इसे। ठीक है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। चलो, और इसे कैसे निरूपित करेंगे भाई, ये जो एरिया ओपन है वहां तो छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, और जो क्लोज्ड है उसको बड़ा ब्रैकेट से आ जाएगा, है ना। और जहां छोटा ब्रैकेट है ना, उसको हम ये ऐसे उल्टा क्या बोलोगे, इसे उल्टा ब्रैकेट से भी निरूपित करते हैं, तथा इसे वास्तविक संख्या रेखा पर निम्न प्रकार निरूपित करेंगे। अब जो ओपन इंटरवल है ना, वहां पे तो क्या आ जाएगा, ओपन, है ना, और ये पूरी लाइन शामिल है, सही है ना। उसके अलावा जो क्लोज हिस्सा है उस साइड क्या जाएगा, क्लोज्ड। अब अगर यहीं पर ए क्लोज्ड होता भाई, ये ऐसे होता कि भाई यहाँ पर ए तो क्लोज्ड है
और बी क्या है, ओपन है। तो मैं इसको लिखता क्या, इसको लिखता ऐसे, यहाँ पर तो क्या था, बिग ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या आ जाता, स्मॉल ब्रैकेट। ये ए था हमारा, ये बी था, ये इसके लिए हो जाएगा। बंद खुला अंतराल, मान लीजिए ये भी दो वास्तविक संख्या है, तब समुच्चय x बिलोंग्स टू r वेयर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल a बट लेस देन b को बंद खुला अंतराल कहते हैं। और इसे ये यहाँ पर लिखा है, देखो बंद खुले को इसने ऐसे लिखा है, ये a और b में यहाँ ओपन है। या फिर इसको इससे निरूपित करते हैं तथा इसे वास्तविक संख्या रेखा पर निम्न प्रकार निरूपित करेंगे। जो ये मैंने बनाया था ना, कौन सा था, बंद खुला अंतराल था। तो बंद खुला यानी कि ए की साइड से तो क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि ये ए शामिल है जबकि बी शामिल नहीं है, और ए से बी के बीच की सभी संख्याएं जो है शामिल है। ठीक, चलो इसके बाद देखो इसने क्या बोला है, इसने बताया है आपको एक नोट। खुले बंद अंतराल तथा बंद खुले अंतराल को अर्ध खुला अंतराल सेमी ओपन इंटरवल या अर्ध बंद अंतराल सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अनंत अंतराल को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, यानी कि इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, अनंत अंतराल यानी कि इनफाइनाइट या इन्फिनिट इंटरवल को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। सबसे पहला है a कोमा इनफाइनाइट या a कोमा वापस से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों सेम ही चीज है, बस यहाँ पर या तो आप ये वाला ब्रैकेट लगा लो या ये छोटा ब्रैकेट लगा लो। इसको ऐसे भी लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, सच दैट x इसके किससे किसके बीच में है, a से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, यानी a से इन्फिनिटी के बीच का है। ठीक है, और इस वाला इंटरवल क्या लिखेंगे, a टू इन्फिनिटी, यानी कि x बिलोंग्स टू r वेयर x इज बिटवीन a एंड इन्फिनिटी, यानी a और इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, ये a के इक्वल था, और यहाँ a के इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी के इक्वल तो वैसे भी होना नहीं है ना। a हो गया, b हो गया, c देखो माइनस इन्फिनिटी टू a या माइनस इन्फिनिटी टू a, x बिलोंग्स टू r वेयर x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड a, जहां पर माइनस इन्फिनिटी और a दोनों शामिल नहीं है, दोनों साइड क्या है, ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट है हमारा डी वाला, माइनस इन्फिनिटी टू a बट a इज इंक्लूडेड। तो x बिलोंग्स टू r, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से a तक, जहां पर a क्या होगा मेरा, शामिल है, यानी कि a इज इंक्लूडेड। ई वाले में है क्या, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, या इसी को बोले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनके बीच में है। ठीक है, तो ये सभी क्या है मेरे, इन्फिनिट इंटरवल है। इन्फिनिट इंटरवल कौन से होते हैं, ऐसे इंटरवल्स होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो आपके, इन्फिनिट हो। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपन अपनी इनइक्वलिटी या असमीका के ऊपर। असमीका में देखना, यदि एक या अधिक चर तथा प्रतीक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल में से किसी एक को समरूपित है ना, समरूपित होगा ये समाहित। ठीक है, समाहित लिखा है इसने यहाँ पर, समाहित करने वाला वक्तव्य असमीका कहलाता है ना। वक्तव्य का मतलब है कि आपकी ऐसी टर्म या ऐसा सेंटेंस जिसमें ये वाली चारों में से कोई सा क्या हो, एक साइन हो। ठीक है, तो जैसे 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, 3y2x प्लस 5 ग्रेटर देन 2y माइनस 6, 3x प्लस 4 लेस देन 5x माइनस 7, तथा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 10। ये सभी क्या है, आपके असमीकाओं के उदाहरण हैं। समीका क्या होती है, देखो ये इक्वलिटी जो होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, समीका या सर्व समीका, है ना। और यदि ये हो इक्वल, लेस देन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये सभी क्या होती है हमारी इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलें आगे, देखो इसके बाद है हमारा एक चर में रेखीय असमीका, यानी कि आप एक वेरिएबल के साथ रेखीय असमीका को कैसे सोल्व करोगे या देखोगे। तो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल, मान लीजिए ए क्या है, एक अशून्य वास्तविक संख्या है। अशून्य वास्तविक संख्या का मतलब है कि नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, अशून्य वास्तविक संख्या, तथा x क्या है, एक चर है। तब ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0,
ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल 0 और ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 में से प्रत्येक चर x में क्या कहलाती है, रेखीय असमीका कहलाती है। अब ये रेखीय क्यों है, क्योंकि x की पावर कितनी है 1। जैसे 3x माइनस 5 लेस देन 0, 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल 0 तथा 10x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेखीय क्या है, असमीका है। ठीक है, एक चर में थी तो एक चर की बात होगी और रेखीय है क्योंकि x की पावर क्या है 1। दो चरों में रेखीय असमीका। अब रेखीय की बात करेंगे यानी कि पावर तो एक ही होगी लेकिन इस बार चर क्या हो जाएंगे, x के साथ साथ y भी ऐड हो जाएगा। तो देखना लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स में कैसे होगी कि मान लीजिए a तथा b दो अशून्य वास्तविक संख्या हैं तथा c कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, मान लीजिए कि x तथा y चर हैं, तब x प्लस बी वाई लेस देन सी, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी और एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी में से प्रत्येक दो चरों x तथा y में क्या कहलाती है, रेखीय असमीका कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या होगा कि x और y दो चर आएंगे और दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3x प्लस 4y लेस देन 5, 2x माइनस 7y ग्रेटर देन 5, 3x प्लस 10y लेस देन इक्वल 20 और x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल 30। दो चरों में क्या है, ये रेखीय असमीकाएँ हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम द्विघात असमीका या कहें क्वाड्रेटिक इनइक्वेलिटी। ठीक है, द्विघात असमीका। अब द्विघात में क्या होगा कि वही द्विघात आ जाएगी, बस इक्वलिटी की जगह इनइक्वलिटी का साइन है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। मान लीजिए ए क्या है, आपकी एक अशून्य वास्तविक संख्या है, तब बी और सी कोई वास्तविक संख्या है तथा एक्स क्या है, आपका एक चर है। अब यहाँ इसने सिर्फ ए के बारे में बोला है कि अशून्य होगी, है ना, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई तो ये किस में हो जाएगी, द्विघात नहीं रहेगी, फिर ये रेखीय हो जाएगी, है ना, एक चर में रेखीय समीकरण बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल 0, यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 0। ये लेफ्ट साइड में जो है ना अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्या है, सेम है। में से प्रत्येक क्या कहलाएगी, द्विघात असमीका कहलाएगी। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द्विघात असमीकाएँ हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वेलिटीज़। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वेलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके बाद चले हम असमीका का हल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असमीका का हल निकालना कैसे है। तो इसमें देखना आप असमीका का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेलिटी, इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि किसी असमीका को संतुष्ट करने वाली प्रत्येक वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या कहलाएगी, असमीका का हल कहलाएगी। यानी कि वो सभी संख्याएं, यानी कि जैसे अगर एक चर में है, एक्स में है, तो वे सभी वैल्यूज़ जो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी तो वो क्या होगी, इसका सॉल्यूशन होगी। अगर दो चर में जैसे एक्स और वाई में है तो एक्स और वाई की दो रियल वैल्यूज़ जो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगी। देखो एग्जांपल नंबर 1, असमीका 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इसका हल क्या होगा, है ना। तो इसका हल निकालने के लिए क्या देखेंगे कि भैया सेकंड वाला क्या है, इसका सॉल्यूशन है। कैसे है कि भैया मैंने क्या करा, सबसे पहले तो देखो ये तो डायरेक्ट निकालने वाली बात हो गई ऑप्शन से, तो है ना। और वैसे कैसे करेंगे कि भैया इसने ये दे रखी इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करा अपन ने, दोनों पदों में एक को जोड़ा, यहाँ पहुँचे। उसके बाद क्या किया मैंने, दोनों पदों में क्या किया, देखो ये 4 तो इधर पहुँच गया, 2 इधर पहुँच गया। कैसे समझो आप, ठीक है। वास्तव में तो हुआ ये कि पहले 4 का गुणा किया दोनों पदों में, फिर 2 का गुणा, सॉरी 4 का ही गुणा किया है ना। तो यहाँ आ गए। उसके बाद 2 क्या है आपकी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कर लिया, अंदर गुणा कर लिया, तो ये होगा 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल x माइनस 3। तो इसी को सोल्व किया तो 5x ग्रेटर देन 5 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो संख्या रेखा पर हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। यानी कि x ग्रेटर देन 1 क्या हो गया मेरा, इस असमीका के लिए क्या हो गया, हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आपका ये बना यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल 1, अगर मैं माइनस चिन्ह से गुणा करता हूँ ना, तो ये असमीका का चिन्ह भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ ये बनता है माइनस एक्स लेस देन इक्वल
-1, ठीक है। कब? जब मैं इसका क्या कर दूँ, माइनस चिन्ह से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो इसी को अगर मैं रियल नंबर लाइन पर अगर इसको निरूपित करूं तो कैसे करेंगे भैया कि यहाँ पर 1 क्या है, इंक्लूडेड है, और 1 के आगे तक के सभी अंक कहाँ तक के, प्लस इन्फिनिटी तक के इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा असमीका का हल। उसके बाद अगर हम देखें हल समुच्चय या सॉल्यूशन सेट, हल समुच्चय या कहें इसी को सॉल्यूशन सेट, किसी असमीका के हलों का समुच्चय हल समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, 4x + 3 < 6x + 7 असमीका का हल समुच्चय क्या होगा। सॉल्यूशन ये रहा, देखो कुछ नहीं, पक्षांतरण करके वैसे सब निकालते हैं, जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे करना है। तो यहाँ से क्या आया, x > -2, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो अर्थात -2 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्या दिए गए असमीका क्या होंगे, हल होंगे। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ, -2 से इन्फिनिटी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इसी को अपन एक तरीका और भी है लिखने का कि -2 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और इन्फिनिटी को भी एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो ये तरीका भी होता है इसी को रिप्रेजेंट करने का, ठीक। इसके बाद हम चलें आगे, तो असमीका के मूलभूत नियम, है ना, असमीकाओं के मूलभूत नियम यानी कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये बेसिक रूल हैं, बेसिक रूल बोल लो आप इनको, या फंडामेंटल बोल लो, ठीक है। तो ये सभी इनइक्वालिटीज़ के लिए काम करते हैं। असमीकाओं के मूलभूत नियम क्या हैं, निम्नलिखित हैं। नियम नंबर 1, एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि अगर आप समान संख्या को, है ना, जोड़ोगे या घटाओगे, किस प्रकार से, असमीका के चिन्हों को बिना प्रभावित किए, यानी कि माइनस चिन्ह का गुणा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कर सकते हैं अपन ऐसा, है ना। तो देखो कैसे कर सकते हैं कि भैया एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, हल कीजिए 5x - 3 < 3x + 1 जब x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखो इसने ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करा, इसने दोनों साइड क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 जोड़ने से ये तो हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा अपना 4, तो ये आ गया। इसके बाद इसने क्या करा भैया कि अब इसने बोला ना कि x वास्तविक संख्या है ना, उसके अलावा इसने इस वाली टर्म में 3x को घटाया दोनों पदों में से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये बचा मेरे पास 2x < 4, यानी कि x < 2 जो है मेरा आंसर बन गया। जब x वास्तविक संख्या है, इस स्थिति में आप असमीका का हल x < 2 से व्यक्त है। इसका अर्थ है कि 2 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं असमीका क्या हो जाएगी, हल हो जाएगी। अतः असमीका का हल समुच्चय क्या होगा, -∞ से 2। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भैया -∞, और इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है ना, -∞ को क्या करना है, ऐसे, है ना, -∞ से 2, ठीक है। ये -∞ से ये साइन ऐसा लगेगा, और ये 2, दोनों क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। नियम नंबर 2 क्या है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह तदनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर को क्या करोगे आप, गुणा करोगे या भाग करोगे, तो असमीका के चिन्ह में कोई चेंज नहीं होगा, पर अगर नेगेटिव नंबर से गुणा या भाग करोगे तो असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे 30x < 200 का हल होगा यदि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ये दे रखा है, तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 30 का भाग लगा दिया, तो ये आया मेरा x < 20/3। तो x क्या है, प्राकृत संख्या है, तो स्पष्ट इस स्थिति में x के निम्नलिखित मान कथन को सत्य करते हैं, ठीक है। यानी 20/3 से सारे छोटे मान, तो असमीका का हल समुच्चय क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। और इसने x के बारे में क्या बोला था, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर अपने स्टार्ट होते हैं 1 से, है ना, और 1 से बड़े, यानी कि मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले, और 20/3 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो ये 6 तक आ गए। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या है, यदि ABC वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि A > B तथा B > C हो, तो AB क्या होगा, > C होगा।
ठीक है। अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो ऑफ कोर्स a भी बड़ा होगा आपका c से। व्यापक रूप में यदि a1 a2 an-1 an वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन डैश 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 an-1 आल्सो ग्रेटर देन an, तब a1 जो होगा वो भी बड़ा होगा आपके an से। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली भी बात है। नियम नंबर 4 क्या है, यदि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 हो तो 1/a लेस देन 1/b होगा, तथा a की वैल्यू क्या होगी, 0 से b के बीच में होगी। अगर है तो, है ना, तो क्या होगा, 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b के। तो ये थोड़ा सा क्या है आपका इम्पोर्टेंट रूल बन जाता है। जैसे देखो a और b दोनों पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 का मतलब, यानी कि जैसे मान लो a की वैल्यू मैंने ले ली 2, है ना, और b की वैल्यू क्या ले ली 1, तो 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। और किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, है ना, तो 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/2 और इसको लिख देता हूँ 1, तो अब कौन बड़ा हो गया आपका, 1 बड़ा हो गया। तो ये वाली कंडीशन इसी को सेटिस्फाई कर रही है। और अगर a की वैल्यू 0 से b के बीच में है, ठीक है, जैसे मान लो b की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, b की वैल्यू 1 ले लो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर a की वैल्यू आ जाएगी जैसे मान लो 1/2, जो कि क्या है 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब देखना, ध्यान से देखना, इसके हिसाब से क्या है, a लेस देन b है। देखो a लेस देन क्या है, b है। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 और b की वैल्यू क्या है 1, बिल्कुल छोटा है। लेकिन मैं इसी को अगर 1 में लूँ वापस से, तो 2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा आपका 1 से आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना। उसके बाद नियम नंबर 5 नंबर वाले रूल में कह रहा है, यदि a1 ग्रेटर देन b1, a2 ग्रेटर देन b2, a3 ग्रेटर देन b3 और an ग्रेटर देन bn हो तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an तक का योग ग्रेटर देन होगा b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस bn तक के योग का। ठीक है, तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। a1 a2 वो सब बड़े हैं, तो उन बड़े क्वांटिटी को जोड़ूंगा तो बड़ी ही क्वांटिटी बनेगी। नियम नंबर 6 है आपका, यदि a1 a2 an तथा b1 b2 bn धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि a1 ग्रेटर देन b1 हो, यानी a2 बड़ा हो b2 से और an बड़ा हो bn से, तो a1 a2 a3 an इज़ आल्सो ग्रेटर देन b1 b2 b3 और bn। सभी क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और ये है ना, तो बड़ी संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। अगला नियम नंबर 7 है, यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो कि a क्या हो, लेस देन b हो, तथा n कोई वास्तविक धनात्मक संख्या है, तब यानी कि a की वैल्यू क्या है, b से छोटी है ना, और n क्या है, आपकी रियल नंबर है, तो a की पावर n आल्सो छोटा होगा b की पावर n से, a की पावर माइनस n बड़ा होगा b की पावर माइनस n से। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मैंने 1/1 किया इनको, तो ये लेस देन का साइन किस में चेंज होगा, ग्रेटर देन में। और अगर 1/n लेस देन 1/n यानी कि पावर 1/n की मैंने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस साइन पर जैसे मैंने इनको 1/a और 1/b किया, 1/a की पावर n और 1/b की पावर n किया, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका समीकरण का चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तथा यदि n ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो उपरोक्त असमीकरणों के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, अपन ने पहले पढ़ लिया। नियम नंबर 8 है, यदि a ग्रेटर देन 1 यानी कि a की वैल्यू क्या है आपकी 1 से बड़ी है तथा n कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो, तो अगर a की वैल्यू क्या है आपकी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी संख्या के ऊपर आप कोई धनात्मक परिमेय संख्या पावर में लगाओगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके, हमेशा 1 से बड़ी आएगी। बट b वाले में क्या होगा, a की पावर माइनस n, है ना, a की पावर माइनस n करूँगा मैं, और n क्या है, पॉजिटिव परिमेय नंबर है, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो a की पावर माइनस n की वैल्यू जो है ना आपकी हमेशा क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, यानी 0 पॉइंट कुछ ही चलेगी वो हमेशा। ठीक, ये रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 देखना कि यदि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तथा m और n क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो m ग्रेटर देन n अगर है तो a की पावर m छोटा होगा a की पावर n से। कब होगा, जब a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। और m लेस देन n है तो
ए की पावर m बड़ा होगा ए की पावर n से। अपोजिट हो गया जस्ट, क्यों हुआ? क्योंकि ये a की वैल्यू जो है ना 0 से 1 के बीच में है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रूल नंबर 11 देखो, यदि a की वैल्यू क्या है आपकी 1 से बड़ी है, ठीक है, तो और mn क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो m ग्रेटर देन n, तो a की पावर m आल्सो इज ग्रेटर देन a की पावर n। ये इसी का अपोजिट आ गया, दोनों क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से m लेस देन n है तो दोनों की पावर m लगाऊंगा, m और n, तो भी ये क्या होंगे, लेस देन का ही साइन रहेगा। रूल नंबर 12 देखो, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए निम्न में से केवल क्या होगा, एक सत्य होगा। या तो क्या होंगी, a बड़ा होगा b से, या दोनों क्या होंगे बराबर, या a छोटा होगा b से। इन तीनों में से क्या होगा, एक रिलेशन क्या होगा आपका, एक रिलेशन ही ट्रू होगा, बाकी के क्या होंगे, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। नियम नंबर 13, हम केवल समान असमीकाओं को जोड़ सकते हैं। यदि a ग्रेटर देन b तथा c लेस देन d, तो दूसरी असमीका को इस प्रकार -c ग्रेटर देन -d लिखेंगे। अब दोनों समान असमीकाओं को जोड़ सकते हैं जिससे a माइनस c ग्रेटर देन b माइनस डी प्राप्त होगा। यानी कि समान चिन्ह होगा ये दोनों साइड, जैसे अगर ग्रेटर देन वाले हैं तो उनको जोड़ सकते हैं, लेस देन वाले हैं तो जोड़ सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन वाले को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। बस वहाँ थोड़ा सा इक्वल का डाउटफुल मामला रहेगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, यदि x कोई भी क्या है वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है तो बताइए कि निम्न में से कौन सा जो है आपके बड़ा है। x³ + 1 बड़ा है, x² + x बड़ा है, या दोनों समान है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखना, सबसे पहले क्या किया इसने कि x³ + 1 इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है, और x³ + 1 इधर भी लिखा हुआ है। फ़र्क बस इतना सा है कि यहाँ पर इसने x माइनस एक्स क्यूब को बोथ साइड क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके क्या हो गए, इससे गुणनखंड हो गए। गुणनखंड होने के बाद x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 के रूप में ये हो गया, ठीक है। इसी को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ। इसके बाद फाइनली ये बना। अब x - 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। इसलिए x³ + 1 या तो बड़ा होगा या x² + x क्या होगा, बड़ा होगा। यदि क्रमशः x + 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर x + 1 भी क्या हुआ आपका 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू या तो -1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू या तो क्या होगी, -1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती, तो x बराबर -1 क्या हो जाएगा, इसके लिए एक समीका बन जाएगी। यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, समान हो जाएगा कब, x बराबर -1 पर। रख के देख लो, -1 रखोगे या 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखोगे तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब 6 देखना, 6 में दे रखा है इसने, मान लीजिए दो प्राकृतिक संख्याओं का भागफल का एक भागफल है जिसमें हर अंश के वर्ग से क्या है, 1 कम है। यदि हम अंश व हर दोनों में क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो भागफल 1/3 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यदि हम अंश व हर दोनों में से 3 घटाते हैं तो भागफल 0 और 1/10 के बीच होगा। भागफल ज्ञात करो। देखना, ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लूँ पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन कितना है अपना, 4/15 है। चलो चेक करो, जिसमें हर अंश के वर्ग से 1 कम है ना। हर जो है मतलब अगर अंश का वर्ग करूँ मैं तो 16 से 1 कम जो है हर है 15, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। यदि हम अंश व हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो भागफल 1/3 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अंश और हर में क्या जोड़ो आप, दोनों में 2 जोड़ दो, तो यहाँ तो आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा अपना 17 हो जाएगा, ठीक है। तो भागफल क्या हो जाएगा आपका, 1/3 से अधिक हो जाएगा। तो इससे करना तो क्रिटिकल होगा, रहने दो, छोड़ दो इस तरीके को, इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, है ना। थोड़े से क्रिटिकल है और अपन सीख भी रहे हैं शुरुआत में, तो डायरेक्ट इक्वेशन से करते हैं। मान लीजिए भागफल क्या है, p/p² - 1 है, जहाँ p क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि 2 यहाँ जोड़ दिए, 2 यहाँ जोड़ दिए, तो ये 1/3 से क्या होगी, बड़ी आ जाएगी क्वान्टिटी, लिख दिया अपन ने। उसके बाद क्या किया अपन ने, इसको थोड़ा सा सोल्व करा। कैसे करा, वज्र गुणा कर दिया।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसको क्या बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, परफेक्ट स्क्वायर बना के पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, लेस देन 5 मिल गई। ठीक है, पी की वैल्यू लेस देन 5 मिलने के बाद इसको तो दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब सेकंड कंडीशन दी है उसने कि अगर मैं दोनों अंश और हर में से -3 मतलब 3 और 3 घटा दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से 1/10 के बीच में हो जाती है। कर दी अपन ने। इसके बाद इसको भी सोल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, पी की वैल्यू क्या आई, 3 से बड़ी आई। अब पी की वैल्यू 5 से बड़ी है ना, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, और पी की वैल्यू क्या है, 3 से नहीं, 5 से तो छोटी है और 3 से क्या है, बड़ी है। परंतु -2 और 2 के बीच एकमात्र धन पूर्णांक जो भागफल p/p² -1 को एक अर्थपूर्ण मान नहीं देता, अतः निम्न असमीका लेंगे, यानी कि p > 3 लेंगे। तो 1 और 2 से क्या जाएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो अभिष्ट भागफल क्या जाएगा आपका, अगर आप इसमें किसमें जो अपन ने शुरू में मानी थी ना, क्या p/p² -1 क्या माना था, p/p² -1 में p की वैल्यू क्या रखोगे आप, 4 रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4/15, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें विभिन्न व्यंजकों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन स्कीम्स फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, है ना। अब इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालने होते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। अब जैसे गुणनखंड के लिए मैंने, है ना, अब क्रांतिक बिंदु क्या निकले देखो, x - अल्फ़ा और x - बीटा के लिए, इसके लिए क्रांतिक बिंदु होंगे अपने x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा हो गया क्रांतिक बिंदु। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को, अब देखो अल्फ़ा छोटा है और बीटा बड़ा है, तो अल्फ़ा पहले आ जाएगा और बीटा बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों की पावर कितनी है, 1 1 है, तो यहाँ से अल्टरनेटिवली राइट साइड से प्लस माइनस और प्लस अल्टरनेटिवली लगाने। ठीक है भाई, अगर अल्फ़ा बीटा गामा भी होता तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जितने होंगे उस हिसाब से लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ग्रेटर देन के साइन में पॉजिटिव वाला इंटरवल सिलेक्ट करना होता है। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, या तो x की वैल्यू अल्फ़ा से क्या होगी, छोटी होगी, या बीटा से क्या होगी, बड़ी होगी। तो या तो अल्फ़ा से छोटी या बीटा से बड़ी। अब देखना ग्रेटर देन इक्वल होगा तो इन्हीं में बस क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ के लिए क्या है, देखो अगर x - अल्फ़ा और x - बीटा लेस देन 0, तो लेस देन वाले में कौन सा पार्ट लेना है मुझे, बीच वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। बीच वाले पार्ट का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के क्या होगी, मध्य में होगी, यानी कि x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा। और अगर ये दोनों भी क्या हो, इक्वल का साइन हो, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी आपके अब अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगी, जहाँ अल्फ़ा और बीटा भी क्या होंगे आपके इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर व्यंजक x - अल्फ़ा x - बीटा के लिए अल्फ़ा और बीटा क्या कहलाएंगे, क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, जो कि आपको गुणनखंड करके ही निकालने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखें हम, यदि अल्फ़ा क्या है, वास्तविक संख्या है तो, है ना। अब देखना यहाँ पर x - अल्फ़ा और बीटा इनके लिए क्या आया था, सब पे पावर 1 1 1 थी। ठीक है, अब देखना इसके लिए क्या होगा, देखना फर्स्ट वाले के लिए, अब इसको मैं कैसे निरूपित करूँगा, देखो x = अल्फ़ा और अल्फ़ा, दो वैल्यू आएगी, है ना। अब इसको ऐसे करेंगे कि भैया अल्फ़ा को पहले यहाँ लिख लिया, है ना। अब जब पावर जो थी ना आपके इवन और ओड का चक्कर होता है, ठीक है ना। इवन यानी कि अगर सम है पावर तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, अल्टरनेटिवली प्लस से स्टार्ट करेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होगा, वापस क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल 0 है, प्लस वाला पार्ट सिलेक्ट करना है ना। तो प्लस वाला पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया, दोनों पार्ट आ गए, दोनों पार्ट आ गए, यानी कि क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r, यानी कि पूरी रियल नंबर सभी इंक्लूड हो गए। x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, तब भी क्या हो जाएगा, r आ जाएगा। और x - अल्फ़ा का स्क्वायर नॉट लेस देन 0 होगा, तब भी क्या होगा, r होगा। और अल्फ़ा माइनस x - अल्फ़ा का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0 होगा, तब x = की x की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फ़ा जाएगी। कैसे आएगी देखना, इस वाले को देखना, जैसे मैंने बोला कि x बराबर अल्फ़ा तो क्या हो गया, क्रांतिक बिंदु हो गया, है ना। अब यहाँ पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, सम संख्या है, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस, और यहाँ भी क्या लगेगा, प्लस। ठीक है, अब देखना इसके हिसाब से ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है, ये मतलब इनइक्वलिटी कहना चाह रही है कि x - अल्फ़ा क्या एक नंबर है, ठीक है, उसका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, जो कि क्या आया, 0 से 0 के बराबर या छोटा आया। तो
पहली बात तो है कि कोई भी रियल नंबर का आप जब स्क्वायर करते हो ना, वास्तविक संख्या का स्क्वायर करते हो ना, तो वो 0 से छोटी तो आ नहीं सकती, ठीक है। तो 0 से छोटे आने वाला मामला तो हो गया गलत, क्योंकि ये वाला सेंटेंस ट्रू है ना, तो 0 से छोटा तो होगा नहीं। तो ये क्या हो सकता है 0 के बराबर, और 0 के बराबर कब होगा, x बराबर अल्फ़ा पर। तो x बराबर अल्फ़ा ही क्या होगा, इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें नंबर 3 वाला पॉइंट, यदि एक अल्फ़ा लेस देन बीटा, वास्तविक संख्याएं हैं तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अब x नॉट इक्वल टू बीटा, क्योंकि अगर ये बीटा के इक्वल हुआ तो ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। और x माइनस बीटा और x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फ़ा, तो x डज नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, है ना, के चिन्ह x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा के क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ अल्फ़ा और बीटा व्यंजकों x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा तथा x माइनस बीटा अपॉन x माइनस अल्फ़ा के क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। अब देखना, ये यूँ कहना चाह रहा है कि जो अपॉन वाले हैं ना, इनके लिए भी क्रांतिक बिंदु अल्फ़ा बीटा है और इसके लिए भी क्रांतिक बिंदु क्या है, अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। अब इसने इसको और इसको लिखा और x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लेस देन 0, ठीक है। तो अब देखना इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनाया था अपन ने कि ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार इनके लिए भी क्या आ जाएगा आपका, ये इसके इक्वल आ जाएगा और इनका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, ये, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट वही बता देता हूँ आपको वापस से, जैसे अल्फ़ा और बीटा थे ना, तो ये अल्फ़ा ये बीटा प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला पार्ट ये वाला और ये वाला। तो एक्स की वैल्यू या तो क्या होगी, अल्फ़ा से छोटी होगी या बीटा से बड़ी होगी, यही देखना होगा आपको। उसके बाद हम चलें अगर नंबर 3 पर, नंबर 3 में इसने लिखा है कि x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो x बराबर अल्फ़ा आ गया, ठीक है। उसके बाद x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा लेस देन इक्वल 0 हो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा और बीटा के बीच में मिलेगी। सोल्व करके निकाल सकते हो आप क्रांतिक बिंदु के हिसाब से। उसके बाद नंबर 5, x माइनस अल्फ़ा अपॉन x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। तो x लेस देन इक्वल अल्फ़ा या x ग्रेटर देन बीटा क्या होगा आपका, सही होगा। यहाँ पर इक्वल का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इक्वल होते से ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड केस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये इक्वल का साइन अपन ने हटा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने काफ़ी सारे और रूल्स बता रखे हैं चिन्ह परिपाटी के लिए। नंबर 4 देखना, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा n के लिए चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ी थी उसकी क्रांतिक बिंदु वाली बात है, ठीक है। मान लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा 3 डैश 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 x माइनस अल्फ़ा n, जहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n क्या है, वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि अल्फ़ा 1 की वैल्यू छोटी है, फिर अल्फ़ा 2 की उससे बड़ी, अल्फ़ा 3 की उससे बड़ी, अल्फ़ा n की सबसे बड़ी। अब देखना x बिलोंग्स टू अल्फ़ा n टू इन्फिनिटी के लिए इसने थोड़ा लंबा कर दिया आपके लिए, लेकिन चीज़ वही है, ठीक है। अतः अंतराल अल्फ़ा n टू इन्फिनिटी में f ऑफ x क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर चिन्ह एकांतर क्रम में बदलते हैं, ठीक है। तो वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। जैसे मान लो आपके लिए 3 क्रांतिक बिंदु बनते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा लिख लो, बीटा लिख लो और गामा लिख लो। राइट साइड से प्लस लगाओ, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चिन्ह लगाते जाओ। उसके बाद अगर ग्रेटर देन वाला है तो पॉजिटिव वाले इंटरवल सॉल्यूशन होंगे, और अगर लेस देन वाला है तो माइनस वाले इंटरवल क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखना नंबर 5 में है कि x माइनस अल्फ़ा 1 की पावर के x माइनस अल्फ़ा 2 x माइनस अल्फ़ा 3 के लिए चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित है। अब वहाँ पर सभी क्या थे, रेखिक थे। अब यहाँ पर क्या आ गया, आपके पावर में क्या आ गया। मान लीजिए कि ये माना, अब k क्या है, धनात्मक संख्या। अब k के लिए 2 केस बनाए इसने, कि केस फर्स्ट और केस सेकंड। अगर k क्या हो आपका समपूर्णांक हो, ठीक है, समपूर्णांक हो, समपूर्णांक हो, इवन हो, है ना, और इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, तो ये क्या होगा, समान होगा। तो धनात्मक समपूर्णांक हो तो f(x) के लिए गुणनखंड छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसने बहुत सारा आपको कचरा कर दिया इसमें,
है ना। सिंपल सी सीधी सी बात देखो, मैं आपको बता देता हूँ स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड के लिए। सीधी सी बात क्या है कि अगर x माइनस अल्फ़ा की पावर, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है जो कि क्या सम है, और x माइनस बीटा दे रखा है, इसकी पावर कितनी मान लो 3 मान लो, और x माइनस गामा की पावर मान लो आप 4 मान लो, ठीक है। तो वापस से क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा को रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले क्या लगाया मैंने, प्लस लगा दिया। अब देखना जब मैं इधर से इधर आऊँगा ना तो गामा, अब देखो गामा आ रहा है, किससे मिला, इससे मिला, इसकी पावर क्या है मेरे पास सम है, तो ये वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस से प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से क्या करेंगे, मैंने किसको क्रॉस किया, बीटा को। बीटा किससे मिला, इससे, जो कि क्या है मेरा ओड है, ओड है ना, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा मेरा चेंज, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस। उसके बाद मैं अल्फ़ा को क्रॉस करूँगा तो अल्फ़ा पे चिन्ह क्या है E1 है, यानी कि ये वाला साइन जो होगा सेम रह जाएगा। अब देखना, अब अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ है ना, तो क्या होगा, प्लस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर लेस देन 0 हो तो माइनस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर सम वाले को क्रॉस कर रहे हो, पावर सम वाले को क्रॉस कर रहे हो तो साइन सेम रहेगा, और पावर विषम वाले को क्रॉस कर रहे हो तो आपका साइन जो होगा, जो भी आप लेके चल रहे हो वो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अल्टरनेटिवली राइट हैंड साइड से लेके चलना है, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आपको ऐसे ही लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 है हमारा, दिया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए चिन्ह परिपाटी निम्न प्रकार होगी। केस फर्स्ट यानी कि स्थिति फर्स्ट कैसे है, मान लीजिए कि दिया समीकरण क्या है अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसके दो मूल है ना, अल्फ़ा और बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है बीटा से छोटा है, यानी अल्फ़ा लेस देन बीटा, वास्तविक है और अलग अलग हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड कैसे करें, मैंने a इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, तथा एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के बीच में होगी, अगर इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा और बीटा होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x की वैल्यू या तो अल्फ़ा से छोटी होगी या बीटा से बड़ी होगी। अब ये वैल्यू कैसे आई है ना, ये वैल्यू आई अपने, देखो दो क्रांतिक बिंदु आए, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों में पावर 1 1 है, तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस और प्लस लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि देखो अगर लेस देन वाला है तो नेगेटिव पार्ट यानी x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा के बीच में है ना, और इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू अल्फ़ा और बीटा, और ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन के लिए अपना क्या जाएगा, प्लस वाला पार्ट, तो ये वाला और ये वाला, तो इसमें क्या जाएगा, या तो अल्फ़ा से छोटा या बीटा से बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आ गई। तो समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का चिन्ह ए के चिन्ह के समान होगा। समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं, देखो एक इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई में है, तो इस इक्वेशन का चिन्ह क्या होगा, आपके ए के चिन्ह के समान होगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा से छोटी और बीटा से बड़ी है ना, यानी कि ये थर्ड वाली कंडीशन है, तथा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का चिन्ह ए के चिन्ह के विपरीत होगा। मतलब ये बोल रहा है कि इस द्विघात समीकरण का जो चिन्ह है ना, इस द्विघात समीकरण का चिन्ह जो है ए के चिन्ह के समान होगा, कौन से कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में, ठीक है। और ए के चिन्ह के विपरीत कब होगा, इस वाली कंडीशन में होगा, ठीक है। यानी कि अगर ए प्लस का है और इस पूरे समीकरण की वैल्यू अगर माइनस में है तो ये वाली कंडीशन है, और ए और इसका चिन्ह समान है तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। केस नंबर 2 देखना, केस नंबर 2 है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल क्या हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा, वास्तविक हैं और कैसे हैं, समान हैं। तो समान मूलों के लिए क्या होता है आपका, डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है। तो चूँकि एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, अब दोनों मूल है ना, तो x माइनस अल्फ़ा की पावर इस बार क्या आएगी, 2 आएगी, अतः x बराबर अल्फ़ा पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तथा x के अन्य मानों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का चिन्ह a के चिन्ह के क्या होगा, समान आएगा, ठीक है। जो a का चिन्ह होगा वो क्या होगा, उस पर क्या होगी, इस द्विघात की वैल्यू भी क्या होगी, a के चिन्ह के समान ही होगी। नेक्स्ट देखना, केस थर्ड, मान लीजिए कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। अब देखना काल्पनिक वाली कंडीशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, तो काल्पनिक के लिए विविक्ति कर लिखेंगे, विविक्ति का डी इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 होगा, किसके लिए, अपने
इमेजिनरी रूट्स के लिए, इमेजिनरी रूट्स के लिए, ठीक है। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए होगा, तो अतः विविक्ति करके आ जाएगा, यहाँ पर विविक्ति करा जाएगा आपका d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपके लेस देन 0 होगी। चलो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर इसी को लेके चल रहे हैं। ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स अपॉन सी अपॉन ए। उसके बाद क्या करा अपन ने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपन ने क्या किया कि कुछ जोड़ा और कुछ घटाया, वो आप देख लेना क्या जोड़ा और क्या घटाया। फाइनली क्या बना लिया मैंने, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब इसको चेक करना आप कि देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से क्या होगी, छोटी होगी, यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसने यहाँ लिख दिया a इंटू एक धनात्मक संख्या, और x प्लस बी बाई 2a भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर कर रहे हैं, है ना। उसके बाद इसने यहाँ लिख ही दिया, चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका लेस देन 0 है। ये अगर 0 से छोटा है तो माइनस और माइनस इंटू होकर प्लस हो जाएगा, और प्लस दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा आपका अल्टीमेटली एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अतः d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का चिन्ह एक ही चिन्ह के क्या होगा, समान होगा। अतः दिया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का चिन्ह निम्न तालिका के अनुसार होगा, ठीक है। इस वाले काल्पनिक वाले केस में क्या होगा, एक के चिन्ह के समान ही आपका जो है समीकरण का, दिया समीकरण का चिन्ह होगा। अब इन्हीं चारों केस को, ये दिया समीकरण के जो चारों केस बने, इन्हीं चारों केस को इसने एक साथ लिख दिया। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यदि डी लेस देन 0 है, ठीक है, तो दिया समीकरण की वैल्यू क्या है आपके, ग्रेटर देन 0 है, और डी लेस देन 0 है, यानी कि क्या है आपका, कैसे मूल है, काल्पनिक मूल, है ना। तो काल्पनिक मूल है, उसके लिए क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है ना, और डी लेस देन 0 है, तो आपका ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है, पर यहाँ भी लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह सेम है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ डी लेस देन 0 है, ये चीज़ ध्यान रखो आप, तो अगर डी लेस देन 0 है या मूल काल्पनिक है, तो ए के मतलब जैसे जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो यहाँ पर डी लेस देन इक्वल 0 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। यहाँ ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन, और ये लेस देन है तो ये भी लेस देन, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया है इसने कि बहुपद x की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, चेक करना है, चिन्ह चेक करना है इसका पूरे का। तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 के 1 या 0 के लिए चेक करना है ना। तो x इज इक्वल टू 1 या 0 के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, है ना। तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर ये बहुपद को क्या मान लिया अपन ने, एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, है ना। अब x बराबर 1 या 0 के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास क्या आई, 1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 आई। स्पष्टतः x लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स का प्रत्येक पद क्या है, धनात्मक है। फलस्वरूप इस स्थिति में भी क्या होगा, आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लिया, x लेस देन 0 के लिए चेक कर लिया, अब 0 से 1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स को निम्नवत लिखने पर, एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख लिया अपन ने, इस फॉर्म में लिखा, थोड़ा सा अरेंज कर लिया, है ना। ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब है ये, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर 8 है, जो कि क्या होगा, ये भी क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स की x तो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 है, और 1 माइनस एक्स क्यूब भी क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो अंत में x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ ऑफ एक्स को निम्न प्रकार लिखा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपका, सभी x के लिए पॉजिटिव है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, देखो ऑप्शन नंबर 2 तो सही है, मतलब मुझे क्या करना होगा, x की सभी वास्तविक मानों के लिए। तो किस किस कर चेक करेंगे, एक तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे, x की वैल्यू लेस देन 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक कर लेंगे,
और x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो उस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, ये चारों केस अगर आप देख लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और क्या होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एक चर में रेखीय असमीकरणों के हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, है ना। एक चर में रेखीय असमीकरणों के हल किस प्रकार से होंगे। एक चर x में रेखीय असमीकरण ax प्लस बी लेस देन 0 और ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी लेस देन इक्वल 0 तथा ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 0 के रूप की होती है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b क्या है आपका अचर है। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर 1, ax प्लस बी लेस देन सी एक्स प्लस डी, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी एक्स प्लस डी, एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल सी एक्स प्लस डी तथा एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल सी एक्स प्लस डी रूप की रेखीय असमीकरणों के हल किस प्रकार होंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ये इसको इसने इंग्लिश में लिख दिया है। इन्हीं प्रकार की इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। उपरोक्त रूप की रेखीय असमीकरणों को हल करने की कार्यविधि निम्न प्रकार है। सबसे पहले ऐसे असमीकरण में उपस्थित प्रत्येक पद के हरों के लसर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उसके बाद असमीकरण के सभी पद जो कि चर को समाहित करते हैं बाएं पक्ष में लाते हैं तथा अचर पदों को दाएं पक्ष में लेते हैं। प्राप्त असमीकरण एक्स लेस देन बी, एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स लेस देन इक्वल बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल बी के रूप की होगी। अब ए से दोनों तरफ भाग करने पर दी गई असमीकरण का हल प्राप्त होगा। तो प्रोसीजर तो आप ध्यान रखो तो रख लेना, ठीक है, आपके हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखो असमीकरण 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स का हल क्या होगा यदि x पूर्णांक को प्राकृत संख्या हो, है ना, दोनों केस लेने हैं, है ना। तो देखो 4x माइनस 7 लेस देन 3 माइनस एक्स दे रखा है, अरेंज किया, फाइनली क्या बना, x लेस देन 2 है। देखो x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटी है। अब अगर x पूर्णांक है ना तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0, -1, -2, -3। अगर x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 2 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, ओनली 1 होगी। तो 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू क्या होगी आपके 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी या x बराबर 1 होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर सेकंड, एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लेस देन के, एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी ग्रेटर देन के, फिर लेस देन इक्वल के और ग्रेटर देन इक्वल के रूप की रेखीय समीकरणों का हल कैसे लिखेंगे, यही इसने इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, अब उपरोक्त रूप के समीकरणों को हल करने की कार्यविधि निम्न प्रकार है। अब कार्यविधि तो क्या देखोगे, आप पढ़ लेना आपके हिसाब से, जैसे इक्वेशंस को सोल्व करते हैं ना वैसे ही सोल्व करना है। बस इसमें क्या करना होता है कि आपको क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालने पर क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, प्लस माइनस का साइन लगता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ। देखो असमीकरण x माइनस 5 एक्स प्लस 2 लेस देन 0 का हल क्या होगा। अब देखो इसके लिए क्रांतिक बिंदु क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 5 और -2 आ गया। तो इनको क्या बना लो आप, वास्तविक संख्या रेखा पर बना लो। तो ये आ गया मेरा -2 और ये आ गया मेरा 5, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, लेस देन 0 यानी कि माइनस वाला पार्ट सिलेक्ट करना है। अब माइनस वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -2 से 5। ठीक है, और यहाँ इक्वल का साइन तो है ही नहीं, तो वैसे ही दोनों को शामिल नहीं करना, और वैसे भी अपन -2 को शामिल कर भी नहीं सकते। -2 यहाँ रखते से ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखो इसने क्या दिया, वही दिया। ठीक है, -2 से 5 है ना। अब इसको इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तब भी मैं क्या करता, अगर इक्वल का साइन होता ना तो फिर ये ऐसे आता आंसर आपका। यहाँ -2 को तो एक्सक्लूड कर देते और 5 को क्या कर लेते, शामिल कर लेते। यह आंसर होता अगर आपका इक्वल का साइन होता तो। ठीक है, आगे चलें हम। एक चर में रेखीय असमीकरणों के निकाय का हल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो एक चर में रेखीय समीकरणों का, रेखिक असमीकरणों के निकाय का हल कैसे होगा। एक चर x में रेखीय असमीकरणों के निकाय में 2 या 2 से अधिक क्या होती है, आपके रेखीय असमीकरण होती है। अब एक चर x ले लिया ना मैंने, तो उसमें रेखीय असमीकरणों के निकाय में 2 या 2 से अधिक असमीकरण भी। ठीक है,
सी माइनस ए एक्स प्लस बी लेस देन डी रूप के रेखीय समीकरणों का हल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज ऑफ द फॉर्म सी लेस देन ए एक्स प्लस बी लेस देन डी। चलो इस रूप का देख लो, है ना। उपरोक्त रूप की रेखीय समीकरणों को हल करने की कार्यविधि निम्न प्रकार है। अब इसने भी क्या है कि कार्यविधि दी है, जबकि हाँ चलो इसको देख लेते हैं। एक्स प्लस बी है ना, अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू किससे किसके बीच में है, यहाँ पर एक्स प्लस बी की वैल्यू सी से डी के बीच में है ना। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस बी को हटाना है तो बी को माइनस कर दिया, ठीक है, तो बी यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद इसको एक्स ही चाहिए मुझे यहाँ पर, है ना, तो ए का क्या कर दो, भाग दे लो। अब ए का भाग दिया ना मैंने, अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू सही है, और अगर ए नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू सही है। नेगेटिव होने से क्या हो गई है, असमीका के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल नंबर 10 दे दिया इसने। असमीका -15 लेस देन 3x - 2/5 लेस देन इक्वल 0 का हल क्या होगा। सबसे पहले क्या करें, 5/3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/3 का सबसे पहले 5 का करा इसने, है ना, तो 5 के मल्टीप्लाई से ये आया। उसके बाद 3 का भाग लगाया, ये मिला, है ना। उसके बाद 2 जोड़ दिया दोनों तरफ, ये मिला, तो फाइनली x की वैल्यू ये बनी। तो x की वैल्यू -23 से 2 तक है, जहाँ पे -23 तो क्या है, एक्सक्लूडेड है, और 2 इंक्लूडेड होगा। इसके बाद है हमारे पास 2 या अधिक रेखीय असमीकाओं के निकाय का हल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखीय असमीकाओं के निकाय का हल कैसे निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 2 और मोर लीनियर इनइक्वलिटीज़। इस प्रकार की रेखीय समीकरणों को निकाय को हल करने की कार्यविधि निम्न प्रकार है। सबसे पहले प्रत्येक समीकरण को x लेस देन b के रूप में क्या करेंगे, बदल लेंगे। अब प्रत्येक समीकरण को क्या करेंगे, अलग अलग हल करेंगे। अब प्रत्येक समीकरण से प्राप्त हलों के समुच्चय का क्या लेंगे, सर्वनिष्ठ लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, जो कि क्या होगा, अभिष्ट हल होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लेना है, कॉमन पार्ट लेना है ना। तो एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, है ना, और जो कॉमन पार्ट रहेगा वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको सोल्व किया अपन ने, तो 2 कॉमन पार्ट बने, देखो, एक तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को आप बना लो, दोनों को एक ही लाइन पे बना लो। देखो ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से -5 टू इन्फिनिटी, है ना, तो ये -5 ले लो, इसको -5 ले लो, और ये इन्फिनिटी हो गया। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो कौन सा पार्ट आ गया, दूसरे कलर से बना लेते हैं, देखो रेड से, इससे ले लो। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग तो कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला, -5 टू इन्फाइनाइट। और इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका -इन्फाइनाइट से 4। ठीक है, तो 4 कहाँ मान लो आप, यहाँ मान लो, तो -इन्फाइनाइट से 4, जहाँ पर 4 क्या है, इंक्लूडेड है, और यहाँ पर ये 5 पे क्या था, ओपन इंटरवल था, जबकि 4 क्या है आपका, इंक्लूडेड है ना। और इस पर क्या है कि -इन्फाइनाइट से 4 और 4 क्या है आपका, इंक्लूडेड है। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, ये क्या होगा आपका कॉमन पार्ट। बट इसमें क्या होगा कि -5 क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, जबकि 4 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -5 से 4 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले उसके तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा मापांक फलन या निरपेक्ष मान, मॉड्यूलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी संख्या x के मापांक को मोड x से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार डिफाइन करेंगे। मोड ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो। 0 हो जाएगा कब, जब x इक्वल टू 0 हो। -x कब हो जाएगा, जब x लेस देन 0 हो। जिसका ग्राफ किस प्रकार दे रखा है आपका, इस प्रकार होता है। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ है ना। मापांक फलन के गुणधर्म देख लो, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखना इसमें क्या है कि देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है इसकी, x मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होती है आपके, ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है ना, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है आपके मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 से हमेशा बड़ी आती है, नेगेटिव वैल्यूज़ ये कभी भी नहीं देता। नंबर सेकंड है मोड ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा। इसी कंडीशन में क्या होगा, 0 देगा। मोड ऑफ x इज इक्वल टू a मोड x, जहाँ a क्या है आपकी अचर राशि है। मोड ऑफ xy ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इसे भाग में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, y इक्वल 0 नहीं हो सकता, है ना। मोड ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल होता है आपका मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y के लिए। ये ट्राइंगल इनइक्वलिटीज़ कहते हैं इसे, है ना। और एक ये है कि मोड ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल होगा आपका मोड x माइनस मोड y के, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको
ध्यान रख लेना आप, ठीक है। क्या थी, मोड ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, छोटी या बराबर होगी मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के, और मोड ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई के, जहाँ पर फॉर एवरी एक्स वाई तथा समता संभव होगी जब एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, है ना। मापांक फलन को समाहित करने वाली असमीकाओं के हल, यानी कि ऐसी असमीकाएं जिसमें क्या हो, मापांक फलन भी क्या हो, इंक्लूडेड हो। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन वाली असमीकाओं को कैसे सोल्व करें। इस प्रकार की असमीकाओं को हल करने की कार्यविधि क्या है, निम्न प्रकार है। सबसे पहले मापांक फलन के अंदर उपस्थित प्रत्येक व्यंजक को 0 के बराबर रखेंगे, जिससे चर x के क्या होंगे, मान प्राप्त हो जाएंगे। x के इन सभी मानों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार संख्या रेखा कई भागों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तथा विभाजित भागों की संख्या x के मानों की संख्या से क्या होगी, 1 अधिक होगी। अलग अलग विभाजित भागों के x के मान के लिए दी गई असमीका को करेंगे, हल करेंगे। विभिन्न भागों में x के मानों के लिए दी गई असमीका के हल समुच्चय का संग अभिष्ट क्या होगा, आपका हल हो जाएगा। कुल मिला के वैसे सोल्व करना है, बस मॉड्यूलस के लिए आपको चेक कर लेना है कि x ग्रेटर देन 0 पर वो कैसे रिएक्ट करेगा और लेस देन 0 पर कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। निम्न परिणामों को सीधा प्रयोग कर सकते हैं यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो। मोड ऑफ x क्या है, लेस देन a है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके, माइनस a से a के बीच में होगी। मोड ऑफ x लेस देन इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल का साइन आ जाएगा। मोड ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो x की वैल्यू या तो क्या होगी, माइनस a से छोटी या a से बड़ी होगी। और मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल a है, तो x की वैल्यू क्या होगी, छोटी या बराबर होगी माइनस a के, या बड़ी या बराबर होगी a के। ये वाले पार्ट में तो क्या होगी कि x की वैल्यू आपके माइनस a से a के बीच में है, ठीक है, x की वैल्यू। और ये वाले पार्ट में क्या होगी, इधर वाली और इधर वाली वैल्यू आएगी, ये वाली और ये वाली वैल्यू आएगी। कौन से वाले में, जब मोड ऑफ x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, और लेस देन वाले में क्या आएगी, नेगेटिव वाली। तो अगर मैं अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाता हूँ तो ऐसे ध्यान रख लेना कि लेस देन वाले में तो क्या लेना है, बीच वाला पार्ट, और ग्रेटर देन वाले में क्या लेना है, प्लस वाला या बाहर वाला पार्ट। उसके बाद मोड ऑफ x की वैल्यू अगर a से b के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपके, माइनस b से माइनस a के बीच में होगी, या x की वैल्यू आपके a से b के बीच में होगी। सेम इसने इक्वल का साइन लगा के भी बोला है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम देखें असमीका मोड ऑफ 3x माइनस 4/2 का मोड है ना, लेस देन इक्वल 5/12 का हल समुच्चय क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया कि 3x माइनस 4/2 लिख दिया, है ना। अब देखो इसने कौन सी प्रॉपर्टी को काम में लिया, मोड ऑफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल है 5/12 के, तो इसने इस वाली प्रॉपर्टी को लिया काम में, b वाली को, है ना। मोड ऑफ x क्या है अपना, लेस देन इक्वल टू a है, तो x किसके बीच में होगा आपका, माइनस a से, x की वैल्यू होगी आपके माइनस a से a के बीच में होगी, है ना। तो माइनस a से यानी कि माइनस 5/12 से 5/12 के बीच में होगी, ये हो गया। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो सबसे पहले 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा नहीं किया इसने, सबसे पहले 12 का गुणा किया है। कुछ नहीं, कुल मिला के ऐसे सोल्व करना है, जोड़ भागी गुणा भाग करते हुए इसको क्या बनाना है, x बनाना है। तो x बनाते से क्या मिल जाएगा आपको, x बिलोंग्स टू ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर सोल्व किया है वैसे सोल्व करना है, बस यहाँ पर मोड के लिए आपको ये सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है ना, जहाँ जहाँ मोड है। तो ये वाली चीज़ें क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। चलो इसके बाद है आपके भारित माध्य असमीका, है ना, वेटेड मीन इनइक्वलिटी। यदि a1 a2 an n क्या है आपकी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तथा m1 m2 mn n धनात्मक क्या है, परिमेय संख्याएं हो, तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn an अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस mn तक बड़ा होगा आपका किससे, a की पावर m1 a2 की पावर m2 an की पावर mn की पावर 1/m1 m2 प्लस mn। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखना होगा आपको रिजल्ट, ठीक है। अर्थात भारित समांतर माध्य, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, भारित समांतर माध्य है ना। किससे बड़ा होगा आपका, भारित गुणोत्तर माध्य के, है ना। तो ये तो आपका क्या है, भारित समांतर माध्य, और ये क्या है आपका
भारित गुणोत्तर माध्य हो गया। ठीक है, तो विशेष रूप में यदि a1 a2 दो अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तथा m1 m2 क्या है, दो परिमेय संख्याएं हों, तो ये तो क्या था, जनरल फॉर्म थी, ये वाली क्या है आपकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, और ये वाली क्या है आपकी स्पेसिफिक फॉर्म है, तो ज़्यादा तो आपकी यही काम आने वाली है ना। a1 a2 क्या है, दो अलग संख्याएं हैं, और m1 m2 क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन होगा a1 की पावर m1 a2 की पावर m2 और इन दोनों की होल पावर 1 अपॉन m1 प्लस m2। नोट, यदि a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू an हो तो भारित समांतर माध्य बराबर होगा भारित गुणोत्तर माध्य के, यानी कि a1 a2 an की सभी की वैल्यू बराबर होगी तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अर्थात यदि a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू an हो तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब इसने इसी के बारे में बोला है कि ये सब बराबर होंगे तो ये यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन की जगह। उसके बाद देखो समांतरीय गुणोत्तर माध्य असमीका, समांतरीय गुणोत्तर माध्य असमीका, अर्थमेटिको जियोमेट्रिक मीन इनइक्वलिटी, है ना। यदि a1 a2 an n, है ना, अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n ग्रेटर देन होता है आपका a1 a2 और a तक, है ना, उसकी पावर 1 अपॉन n, ये उससे ग्रेटर देन होता है n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन an। ये भी क्या है आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, ये सभी क्या है, अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात समांतर माध्य am बड़ा होता है आपका गुणोत्तर माध्य gm से और बड़ा होता है आपका hm से, यानी कि हरात्मक माध्य से। इसे समांतरीय गुणोत्तर माध्य असमीका कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये ध्यान रख लो, am ग्रेटर देन होगा gm ग्रेटर देन होगा hm के। ठीक है, तो अगर a और b दो अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो दो संख्याओं के लिए कौन सा रिजल्ट लगेगा आपका, ये वाला रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इस वाले रिजल्ट को आप जो है चाहो तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, क्या कि ये तो क्या है आपका am, ये है आपका gm और ये है आपका hm। ठीक है, तो नोट, यदि a1 इजिकल टू a2 इजिकल टू क्या हो, an हो, तो समांतर माध्य am इक्वल होगा gm इक्वल होगा hm के। कब, जब ये क्या हो, सभी इक्वल हो। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल 13 में दिया है इसने कि प्रत्येक x लेस देन 0 के लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल का मान क्या होगा। तो यदि x लेस देन 0 है ना, तो मान लीजिए कि x बराबर क्या है, माइनस वाई, जहाँ y क्या है, धनात्मक है, तो y प्लस 1 अपॉन वाई क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल होगा 2 के। क्यों होगा, क्योंकि am किसके इक्वल होता है, am ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है आपका gm के। इसी को सोल्व किया तो मुझे ये वैल्यू मिली। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है आपके, लेस देन इक्वल है -2 के। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर। इस तरह के अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो महत्वपूर्ण असमीकाएं, है ना, इन इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज़। यदि असमीकाएं, निम्नलिखित असमीकाएं क्या है आपके, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। यदि a1 a2 an n अलग अलग क्या है वास्तविक संख्याएं हो तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है, a1 की पावर m a2 की पावर m प्लस डैश 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 an की पावर m अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n इस पूरे की होल पावर m के, है ना। तो यानी कि सब पे सिंगल सिंगल पे मैंने पावर m लगाई तो वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। कब, जब क्या हो, m तो क्या हो 0 से छोटा हो और m क्या हो 1 से बड़ा हो। m की वैल्यू या तो क्या हो 0 से छोटी हो या 1 से बड़ी हो। अर्थात n अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याओं को की mv घात का समांतर माध्य उन्हीं संख्याओं के समांतर माध्य की mv घात से क्या होगा, बड़ा होगा। कब, जब m लेस देन 0 हो या m ग्रेटर देन 1 हो। इसके बाद सेम a1 की पावर m a2 की पावर m प्लस an की पावर m अपॉन n वापस क्या होगा, छोटा होगा। कब, a1 a2 an अपॉन n, सेम वही चीज़ लिखी है, बस यहाँ पे साइन का चिन्ह चेंज हो गया, है ना। कब, जब m की पावर क्या है, m की वैल्यू क्या है आपकी 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पे क्या थी, m की वैल्यू या तो 0 से छोटी थी या 1 से बड़ी थी। m की वैल्यू क्या थी आपकी
0 से छोटी या 1 से बड़ी, उसमें तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और अगर ये बीच वाला वैल्यू लिया आपने तो ये क्या आ जाएगा आपका, लेस देन आ जाएगा। ठीक है, ये बी वाला, ये दो रिजल्ट तो ये हो गए। इन दोनों पे एग्जाम्पल दे रखा है ना। एग्जाम्पल नंबर 14, यदि ए बी सी धनात्मक संख्याएं हैं तब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 हो तो ए बी सी का अधिकतम मान क्या होगा। अब हम क्या जानते हैं भैया कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 की वैल्यू ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम है ना। तो ये तो क्या है आपका समांतर माध्य, ये क्या है गुणोत्तर माध्य। तो ए बी सी की पावर क्या आएगी 1/3, ये बना मेरा 6/3। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है 6। अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है ना, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया क्या कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल होगा आपका जी एम के। तो ये बन गया, इसके बाद ये बन गया है ना, और फाइनली ये बना। तो ए बी सी का अधिकतम मान क्या होगा 8 होगा, यानी कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी आपके 8 से बड़ी होगी है ना। 8 से ए बी सी की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी आपकी 8 या उससे बड़ी है ना। चलो कुछ अन्य मानक असमीकाएँ क्या होगी, अन्य भी देख लेते हैं बची कुची। देखो ये नेमिंग इनइक्वलिटीज़ है, ठीक है, जिसमें नंबर 1 तो क्या आ जाएगी अपने कोची श्वार्ट्ज की असमीका, यानी कि कोची श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। यदि a1 a2 an तथा b1 b2 bn 2n क्या है वास्तविक संख्याएं हो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस 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 an bn का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल होगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an का होल स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ठीक है, तथा समता इक्वलिटी संभव होगी कब, जब a1 b1 बराबर हो a2 b2 बराबर हो an bn के। यानी कि इसकी वैल्यू मतलब है ना, इन दोनों को गुणा करो आप, a1 b1 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को और a2 b2 an bn और उसकी होल पावर लगाओ तो उसकी वैल्यू छोटी या बराबर होगी आपके सभी का अलग अलग स्क्वायर करके और उनको मैं अलग अलग ही क्या करूँ गुणा करूँ तब। ठीक है, ये थी मेरी कोशी श्वार्ट्ज की इनइक्वलिटी। उसके बाद है आपकी शेबीशेफ की असमीका, शेबीशेफ्स इनइक्वलिटी। यदि a1 a2 an तथा b1 b2 bn इस प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं कि a1 छोटा या बराबर है a2 के, छोटा या बराबर है a3 के, छोटा या बराबर है an के, तथा b भी इसी प्रकार से हैं, तब n इंटू a1 b1 a2 b2 an bn ये बड़ा या बराबर होगा आपका इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने के, या इन्हीं में क्या लगा दिया मैंने भाग लगा दिया इनका तो मुझे ये रिज़ल्ट मिला। तो ये दोनों रिज़ल्ट क्या हैं आपके इन नेमिंग इनइक्वलिटीज़ के हैं। अब इनके यूज़ कैसे हैं देखो, एग्जाम्पल नंबर 15, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तब x प्लस 2y प्लस 3z का अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कोची श्वार्ट्ज की असमीका लगाई। क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की बात हो रही है ना। तो देखो x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर है ना। अब मैंने क्या किया, इसका क्या करा होल स्क्वायर करा, जो कि छोटा होगा किससे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर से, जो कि कितना है मेरा 14। ये इसने क्या किया √14 आएगा यहाँ पर, तो मतलब 14 बनेगा है ना। तो x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू क्या आएगी √14 से लेस देन इक्वल आएगी। तो x प्लस 2y प्लस 3z का अधिकतम मान क्या हो जाएगा √14 होगा। किसका उपयोग किया अपन ने, कोची श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी का। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने में असमीकाओं का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इनइक्वलिटीज़ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज़। फर्स्ट देखना, यदि x1 x2 xn n धनात्मक चर इस प्रकार हो कि x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू c क्या हो आपका अचर हो, तब गुणनफल x1 x2 xn उच्चिष्ट होगा। यदि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू c बाई n, तथा उच्चिष्ट मान क्या होगा c बाई n की पावर n होगा है ना। इसके बाद यदि x1 x2 xn n धनात्मक चर इस प्रकार हो कि x1 x2 xn इज इक्वल टू c अचर है, तब योगफल क्या होगा निम्निष्ठ होगा। यदि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू c की पावर 1/n तथा निम्निष्ठ मान क्या होगा n c की पावर 1/n होगा। डायरेक्ट रिजल्ट है, ध्यान रखने पड़ेंगे। थर्ड है आपका, यदि x1 x2 xn n चर m1 m2 mn n धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार हैं कि x1 प्लस x2 प्लस xn इज इक्वल टू क्या है c है,
तब x1 की पावर m1 x2 की पावर m2 डॉट xn की पावर mn उच्चिष्ट होगा कब, यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 16, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 का महत्तम मान यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 18 है। ठीक है, तो इसकी क्या निकालनी है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन्हीं तीन में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जो है अपन को यूज़ में लेनी पड़ेगी, है ना। तो देखो इसके लिए क्या होगा कि यह ध्यान रखते हुए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है अपना 18 है ना। तो a स्क्वायर बी क्यूब सी 4 मैक्सिमम होगा कब होगा, जब a/2 है ना, a/2 की पावर 2 b/3 की पावर 3 c/4 की पावर 4 क्या हो, मैक्सिमम हो। तो गुणनखंडों का योग किया अपन ने, है ना। तो क्या आएगा देखो, 2 इंटू a/2 3 इंटू b/2 4 इंटू c/4। तो यह आया मेरा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18। तो अतः गुणनफल मैक्सिमम होगा जब क्या होगा, सभी गुणनफल क्या हो, गुणनखंड बराबर हो। तो यहाँ से क्या मिला मुझे 2, तो a की वैल्यू क्या है 4 6 और 8। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसमें रख देंगे a b c की वैल्यू, तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी थ्योरी पार्ट अपन ने देखी है ना, इसको आपको तसल्ली से अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है हम करेंगे आगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि इसने जैसे बोला है वैसे का वैसा ही हम मेथड अप्लाई करें, कैसे भी करें अपना आंसर निकल जाना चाहिए। अगर आंसर नहीं निकलता हो तब अपन इसके मेथड्स को जो है अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन को लगता है कि बिना इन मेथड्स के भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं तो अपन डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, है ना। और अगर फिर भी ज़्यादा ही क्रिटिकल क्वेश्चन बन रहा है तो छोड़ दो क्वेश्चन को, बाकी भी सारे क्वेश्चन होते हैं, खूब सारे क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। एक ही क्वेश्चन के पीछे हमें टाइम ख़राब करके टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक नंबर 7 के क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारा इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमीकाएँ।